नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो अनम का वीडियो है। टाइटल है मोदी से मदद मांगते यूक्रेन भी रोया, अब यूक्रेन पीएम विजिट इंडिया एंड प्रेज मोदी। अच्छा, चलिए जी देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। करते क्या हो? मैं पढ़ता हूँ, एमफिल कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मोइन, सवाल बेसिकली मेरा ये है, रशिया यूक्रेन वॉर का कुछ पता है? जी पता है। यूक्रेन जिसकी कभी इंडिया से बनी नहीं और इंडिया ने मेरे ख्याल से कभी उसकी मदद की भी नहीं। रशिया और यूक्रेन की तो क्या 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 इंडिया और यूक्रेन की कभी बनी नहीं? अरे अनम, क्या कह रही हैं आप? आपने तो आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। फिर आपने रशिया यूक्रेन पर आप टॉपिक लेके आई और आप तो पढ़ा ही नहीं है आपने रशिया यूक्रेन के बारे में, इंडिया यूक्रेन के बारे में। इंडिया यूक्रेन की कभी नहीं बनी। क्या बात कर रही हैं मैडम? जहां तक मुझे याद है, भारत पहला देश था जब 91 में सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन नाम का एक नया देश बना, तो भारत वो पहला देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया यूक्रेन को एज ए सोवरेन कंट्री, आजाद इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या बात कर रही हैं आप? और 92 में हमारी एम्बेसी वहां पे खुल गई थी यूक्रेन में। क्या बात कर रही हैं अनम? और अभी लड़ाई चल रही है। उसके पहले हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था यूक्रेन से। हमारे कई टैंक के इंजन यूक्रेनियन इंजन हैं, टैंकों के डिफेंस पैक्ट्स थे हमारे। और अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 2023 में भी शायद दोनों देशों के बीच मुझे याद है नियर अबाउट 1.8 बिलियन डॉलर्स का कारोबार हुआ है और उनमें से ज्यादातर हमने उनको एक्सपोर्ट किया है। यूक्रेन से हमने चीजें, शायद मुझे लगता है कि 500 मिलियन डॉलर के आसपास की चीजें हमने यूक्रेन से ली हैं और 1.3 बिलियन डॉलर की चीजें हमने यूक्रेन को एक्सपोर्ट की है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप कि भारत और यूक्रेन की कभी पटी नहीं? अरे मैडम, जाके आप पढ़ो। पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। बहुत सतही नॉलेज है अनम ये। आपको लाखों लोग देखते हैं, आप ऐसी हल्की बातें नहीं कर सकती। यू हैव टू स्टडी। कम से कम जिस टॉपिक पे आ रही है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत 10 मिनट का टाइम निकाल के पढ़ ही सकती हैं। तो हम रशिया और इंडिया की तो हम वैसे भी दोस्ती सुनते आए हैं, लेकिन यूक्रेन के पीएम के प्रेसिडेंट ने एक वीडियो जो कि अपलोड की है सोशल मीडिया पर, इंडिया के तारीफों के पुल बांधे और उस पर कहा, मोदी जी वी नीड टू हेल्प, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है और हम आ रहे हैं इंडिया मदद के लिए। क्या लगता है कि भाई उनको होली की उनकी ज़ुबान में शुभकामनाएँ भी दी हैं बहुत ज़्यादा, तो यूक्रेन क्यों अब इंडिया से तलब कर रहा है मदद अपनी? एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें ना, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इतनी बायास नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है ना, वो ये हो सकती है कि यूक्रेन ने इस वजह से भी जो है ना हेल्प डिमांड की होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया जो है ना वो अमेरिका से इतना सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए ना। एक ये इसमें पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इंडिया, आपको भी इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ नहीं पता। आप कह रहे हैं कि अमेरिका से सरप्लस नहीं होगा। अरे भैया, यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका ही तो खड़ा है भाई। तो उसका भारत पर अमेरिकी दबाव का काम न करना, इसका क्या मतलब है? ज़ेलेंस्की को इससे क्या मतलब है? आपको भी धेले भर की नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस की। कि इंडिया एक काफ़ी स्टेबल कंट्री है और इस टाइम हम देखें तो एक जो है हमारे हिसाब से कि इंडिया जो है ना इमर्जिंग एक मार्केट बन चुका है। दूसरे डिफेंस के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने प्रोडक्शन वगैरह और मिलिट्री के हिसाब से जो है ना उनका रेवेन्यू वगैरह काफ़ी है। तो ये दो मेन मेरे अकॉर्डिंग तो जो है ना रीज़न हो सकती हैं जिस वजह से है पाकिस्तान से मदद क्यों कभी किसी ने नहीं मांगी? हाँ, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मदद ना मांगने के पीछे कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना वो बायास्ड है, ठीक है। हम लोग इसके अलावा जो है ना हम बहुत सारी चीज़ों पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, स्पेशली यूरोप, और अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ों के मामले में उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंट होने की वजह से अगर हमें मतलब कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि हम एंटी अमेरिका जा सकते हैं, ये बात है। अब देखो ना,
अमेरिका के ब्लॉक में भी हैं हम, अमेरिका के पपेट भी हैं हम, लेकिन फिर भी अमेरिका के सैंक्शंस भी हम पे लगते हैं। भाई कितने गरीब है हम। हाँ, इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगते? इंडिया आंखें भी दिखाता फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कहता। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनेशनल फोरम पे अगर देखें ना, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल फोरम पे मैटर करती है वो पावर मैटर करती है, ठीक है। आपकी कंट्री की इकॉनमी मैटर करती है, ठीक है। आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ मैटर करती है, ठीक है। तो पाकिस्तान आप देख लें, क्रिएशन से लेके अब तक कभी भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसा दौर नहीं आया कि पाकिस्तान स्टेबल रहा हो किसी दौर में, ठीक है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान के जो पावर है वो कभी उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुई कि जो है ना हमारे ऊपर वो सैंक्शन फिर इसी वजह से लगती हैं कि हम जो है ना किसी काबिल ही नहीं है, ये कह लें इन शॉर्ट। क्या लगता है कि अब यूक्रेन, क्योंकि रशिया और इंडिया की तो वैसे ही बहुत अच्छी दोस्ती है, क्या यूक्रेन की मदद इंडिया करेगा रशिया अगेंस्ट जाके, या कोई ऐसी पॉलिसीज करेगा कि दोनों ही रह जाएं और वो कहते हैं ना सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे? मेरे ख्याल में इस टाइम जो इंडिया एक वाइड डिसीजन ले सकता है ना, वो ये है कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है, ठीक है। दोनों कंट्री इस हिसाब से वो यूक्रेन की मदद भी कर सकता है और रशिया से भी जो है ना अपना ताल्लुक कायम रख सकता है। अभी मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है रशिया और यूक्रेन लड़ाई पे ही। उसने कहा है कि दिस एरा जो है, ये एरा जो है ये बहुत ज़्यादा पुरअमन और अमन पसंद का है, ये एजुकेशन को, इकोनॉमी को बेहतर करने का टाइम है, इसमें लड़ाई और जंगों पे कुछ नहीं रखा। भाई हमारा मुखालिफ कंट्री जिसको हम बड़ा ही बुरा समझते हैं, वो अमन पसंदी का जो मैसेज दे रहा है, और पाकिस्तान के काकर साहब ने कहा 300 जंगें लड़ेंगे इंडिया से कश्मीर के लिए। तो क्या मुकाबला है कोई हमारा इंडिया के साथ? हम अगर समराइज़ करें ना, तो हमारा इंडिया के साथ किसी भी फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। इंडिया जिस लेवल पे पहुंच चुका है, हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद कई साल हो लग जाएं, कई दहाइयाँ लग जाएं, ठीक है। तो इंडिया ने जिस चीज़ को ये कह लें कि क्रिएशन के बाद समझ लिया था, कुछ 5 या 10 साल बाद जिस चीज़ को समझ लिया था, हम वो चीज़ आज तक नहीं समझ सके। तो हमारा किसी मैदान में कोई मुकाबला नहीं इंडिया के साथ। कि मोदी को एक पावर बना दिया गया है दुनिया के अंदर। अमेरिका के जो बाइडन देख लो, या जितने भी मुल्क के प्रेसिडेंट पीएम है, वो मोदी को बड़ा पसंद करें, एक पावर की नज़र से देखते हैं। भाई उस बंदे में ऐसा क्या है? भाई है तो वो भी इंसान, और दूसरी चीज़ है तो एक पीएम, हमारा भी पीएम है, दुनिया के बड़े पीएम होते हैं, उस बंदे में ऐसी कौन सी पावर है? इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो होता है कि आपका जो है ना माइंड सेट कैसा है, ठीक है। उस मोदी को हम लोग देख लें, वो एक बेसिकली तो एक चाय वाला है ना, लेकिन उस चाय वाले ने इंडिया को दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान लाके खड़ा कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका, चाइना या रशिया के बाद हमारे बाद जो भी स्टेट आती है ना, वो इंडिया है, ठीक है। तो उसका जो मेंटालिटी है, उसके जो वाइज डिसीजन है, जो उसने आगे स्टेप्स लिए हैं, उसकी वजह से जो है ना उसको हमेशा हर फोरम पे उसकी मतलब उसको उठाया जाता है। और जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो देख लें कि यहीं की बातें वो घर का रोना रोते रहेंगे, ठीक है। कोई इस तरह की वो ये कह लें कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है ना, हमारे पास कोई उस तरह का कोई प्लान है, ठीक है। बाकायदा, और उसमें से तकरीबन 143 से ज़्यादा लोग जो ना वो फौत हो गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने जो इंतहा पसंद लोग पकड़े हैं ना, वो पता चला है कि दाइश के लोग हैं। और दाइश के लोग उन्होंने पकड़ा कहाँ से है कि यूक्रेन के बॉर्डर से पकड़ा है उनको, ठीक है ना। यूक्रेन के बॉर्डर से पकड़ा है, और उसको ये शो किया जा रहा है कि अब वो यूक्रेन के लोग या यूक्रेन की जो सदर है या उसकी हुकूमत जो है ना, वो उनको हमायत कर रही थी, ठीक है ना। वो हमायत कर रही थी और उनको पकड़ लिया। और रशिया और यूक्रेन की दुश्मनी से ज़रा मज़ीद बढ़ी है। और आपको पता है, जो कंसर्ट में जो लोग सिर्फ रशिया के लोग नहीं थे, वो बाहर ममालिक के लोग भी थे। इससे ये हुआ है कि बाहर के ममालिक जो लोग फौत हुए या जिनकी डेथ हुई है ना, उसकी वजह से रशिया को तो हमदर्दियाँ मिली हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस पर अटैक किया है, उनके लिए ना वो एक अच्छा तासुर पैदा नहीं हुआ उनके दिल में। यूक्रेन के खिलाफ हो गए, बाहर खिलाफ लोग हुए हैं दूसरे लोग, ठीक है ना। और अब अच्छा, हाँ, और ये जो इस हमला का जो है ना, वो असल में जो है ना वो ताना बाना मिल रहा है यूक्रेन के साथ, और दूसरे लोगों के साथ कौन करवा रहा है। क्योंकि रशिया के सदर ने ये कहा है कि हमने सिर्फ इतना नहीं देखना कि अटैक इन्होंने किया है, हमने ये देखना है कि किन लोगों ने इनको परचेज किया है, या कौन लोग इनके ग्राहक हैं, किन लोगों ने इनको यहाँ पे प्लांटेड किया है, किन लोगों ने ऐसे किया है, हमने ये देखना। वो सारी बात आपकी सही है। अब जाके आप बयान पढ़िए कि वहाँ से क्या बयान आया है। रशिया ने कहा है कि इस्लामिक टेररिज्म था, ये इस्लामिक हमला था, ये क्लियरली है। अब जिसने भी कराया, पुतिन तो छोड़ेगा नहीं किसी को, लेकिन ये तो तय है कि ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, इस्लामिक टेररिज्म, ये असली चीज़ है। और इस पर जो पूरा देश के मुसलमान हैं, अलग अलग देशों के, वो रंग देने में लगे थे कि जो इजराइल ने कराया, रशिया पर हमला इजराइल ने कराया। लेकिन रशिया ने जांच करके साफ कर दिया है कि ताना बाना बुना गया है यूक्रेन में, और इसमें इस्लामिक टेररिज्म का इस्तेमाल किया गया। अब भुगतेगा कौन पूरी दुनिया में?
ये देखना है, ठीक है ना। अब उन पे यूक्रेन पे आ रहा है इल्ज़ाम आ रहा है सारा, यूक्रेन के ऊपर सारा इल्ज़ाम आ रहा है किसने किया है, इस्लामिक टेररिस्टों को यूज़ किया है अपने मकासद के लिए। किसको यूज़ किया है? इस्लामिक टेररिस्टों को, ठीक है ना। एक लड़का भी पकड़ा गया था, वो भी 4 लड़के पकड़े गए हैं, इस्लामिक टेररिस्ट पकड़े गए। अब इस्लामिक टेररिस्ट का इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? यूक्रेन पर। यूक्रेन इस असर को ज़ाहिर करने के लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस असर को ज़ाहिर करने के लिए उसने ये किया है कि वो इंडिया से, उसने इंडिया को बधाई दी है उस पर होली पे शो करने के लिए कि जनाब मेरा इस्लामिक टेररिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। आप ये ना समझे कि मेरा इस्लामिक टेररिस्ट के साथ ताल्लुक है और मैं उनके साथ मिलकर इंडिया पे भी हमला करना चाहता हूँ, या मैं इस्लामिक टेररिस्ट से मिला हुआ हूँ जो कश्मीर में भी हमला कर रहे हैं या दूसरे इलाकों में भी हमला कर रहे हैं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मैं एक गैर जन्मदार और मतलब एक इस तरह का आदमी नहीं हूँ। ये इस माई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऐसा बोलने से सब मान जाएंगे? मैं कोई बड़ा कांड कर दूं और मैं ये सब बोल दूं कि नहीं नहीं देखिए मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, और तो आप लोग मान लेंगे ना? कैसे बच्चों वाले लॉजिक दे रहे हो सर? अरे कोई तगड़ी दलील दो ना, क्या बच्चों वाली दलीलें हैं ये? जांच की जाएगी, लिंक्स निकाले जाएंगे, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी सर। ऐसे थोड़ी ना है होता है, आप लोगों की थोड़ी हवा हवाई में बात कर दी। और यूक्रेन हमला करेगा भारत पर हमला करवाएगा वो? क्या बोल रहे हो आप? कुछ आइडिया है आपको? क्या लगता है कि ये चीज़ जो है, जैसे आपको बिना पाकिस्तानी एक एडवोकेट, आपको समझ आई है, इंडिया को भी समझ आ रही होगी, इंडिया की तो पॉलिसी वैसे भी बहुत ज़्यादा। यार एडवोकेट हैं और आप इतनी हल्की दलीलें दे रहे हैं। तभी पाकिस्तान की हालत ऐसी ज़्यादा बेहतरीन है। क्या आपको लगता है कि इंडिया क्या स्टांस लेगा इस टाइम? दुनिया में वो जानने वाला एक मुल्क है, क्या वो रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर, जिस तरह से मोदी ने भी पहले ये एक स्टेटमेंट दी कि ये एरा जो है वो लड़ाई झगड़े का नहीं है, वॉर का नहीं है, ये अमन पसंदी का है, एजुकेशन और इकोनॉमी का है, तो इसलिए इकोनॉमी पे काम करो, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो। क्या आपको लगता है वो स्टेटमेंट देगा या कोई अमली कुछ करेगा? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, जो मौजूदा दौर है ना, मौजूदा दौर असल में है वो मुआशी तरक्की का दौर है। इसमें तकरीबन हर जो मुल्क है ना, हर मुल्क जितना भी वो ताकतवर मुल्क है, उसकी कोशिश ये है कि वो वार से अवॉइड करे, ठीक है ना। वो चाहते हैं दुनिया में लड़ाई कम से कम हो ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो, इकानमी में नुकसान। आप देखें ना, आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में देखें आप देख रहे हैं कि इसमें अशिया की कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई हैं, जो फूड आइटम्स है उनकी इन्फ्लेशन हो गई है। और आप देखें दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा ही एक वजह इसकी जो अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी एक वजह है इसमें, ठीक है ना। अब इसलिए दुनिया की कोशिश ये है कि इसमें कम से कम ये लड़ाई झगड़े हों और एक इंडिपेंडेंट और एक मतवाज़न खारजा पॉलिसी बनाई जाए ताकि जिससे अमन व मान कायम हो। 10वीं जमात तक जो आपने सिलेबस तरतीब दिया हुआ है ना, और 10वीं तक है ना, आपके ज़हन में ये दाखिल कर दिया जाता है कि इंडिया हमारा शदीद तरीन दुश्मन है, ठीक है ना, उसने हमारे ऊपर जंग करनी है, हमारे ऊपर जुल्म सितम करना है, सब करना है। वो जो निसाब है ना, वो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो जहन से निकलता ही नहीं है हमारे जहन में कि ये नैरेटिव बन गया, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने हमारे ऊपर अटैक करना है। वो ये है कश्मीर जनाब, उसने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो उसने हमारे ऊपर कब्जा करना है। इंडियन आर्मी ने एक बात बोली है, ऊपर जंग करनी है। इंडियन आर्मी ने एक बात बोली है, उन्होंने कहा है कि POJ के मतलब कि आज़ाद कश्मीर का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे हालात है कि वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। ये उन्होंने कल परसों के स्टेट। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए ना, आप इंडिया 2-3 साल पहले उन्होंने इंडिया की कश्मीर की एक आज़ाद हैसियत थी, आर्टिकल 370 था, ठीक है ना, उसको उन्होंने करके तरमीम करके इंडिया को पार्ट एंड पार्सल बना दी, जम्मू एंड कश्मीर को अपना, ठीक है ना, जम्मू को कश्मीर को अपना पार्ट एंड पार्सल बना लिया। अब असल में आप ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये कश्मीरियों से पूछ लो पाकिस्तान में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? वो तो चाहते हैं हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, इंडिपेंडेंट मुल्क हो हमारा, वो तो पाकिस्तान में आना चाहते नहीं वो लोग, ठीक है ना। कब सर इंडिपेंडेंट मुल्क कब बोला इधर वालों ने? इंडिपेंडेंट मुल्क की तो बात बलूचिस्तान में उठ रही है सर। इंडिपेंडेंट मुल्क की लड़ाई बलूचिस्तान में चल रही है और कश्मीर की लड़ाई से पहले से चल रही है।
सर जब भी ऐसी बातें आएंगी बलूचिस्तान का जिक्र होगा, और अभी क्या हो रहा है बलूचिस्तान में आपको पता है ना, बीले वाले कैसे ठोक रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की करतूतें कैसी हैं। यहाँ पे जनाबी वाला खुद लड़ रहे सारे, ये इस्लाम के नाम पर लड़ रहा है, कोई दीन के नाम पे लड़ रहा है, कोई मजहब के नाम पे लड़ रहा है, कोई ज़बान के नाम पे लड़ रहा है, कोई सकाफत के नाम पे लड़ रहा है, तहजीब के नाम पे लड़ रहा है। ये लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो उन्होंने आकर क्या करना है इनके साथ मिलकर, वो इनके साथ मिलना नहीं चाहते। ये इनकी खुश फहमी है जो उन्होंने खुद बनाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो जनाब स्टेट अलग बनाना चाहते हैं अपनी। दोबारा से रशिया यूक्रेन पे आते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से रशिया ने एक दफ़ा इंडिया से मदद मांगी और यूक्रेन ने एक दफ़ा इंडिया से मदद मांगी और दुनिया की जो नज़र है वो इंडिया के ऊपर है, क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इंडिया की? अभी रिसेंट हमारे भी पीएम ने कहा है कि जो प्याज और टमाटर है वो इंडिया से ही लेंगे, अभी इंडिया से दोस्ती बना लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा हमें भी? देखिए जी, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब दुनिया में मैशियत में हुकूमतें चल रही हैं, खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए मुतवाज़न, जिससे हमारे लोगों का भला हो, इनका फ़ायदा हो, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी में कोई हर्ज नहीं है। आप इस्लाम चाहे हिंदू है या मुस्लिम है तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं होता। आप देखें, वो हिंदू प्याज थोड़ा हो जाना, हिंदू प्याज है, वो हिंदू आलू है, हिंदू आटा है, ठीक है जी, वो हमने नहीं खाना जी, ठीक है। हमने उनके कपड़े पहन लेने हैं, समगल शुगर जो आते हैं, ठीक है, उनके पान खा लेने हैं, ठीक है ना। तो आप इसलिए तो कहता हूँ ये जो है ना पॉलिसी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए जी, मुझे बताएं, आपको अपनी आवाम के लिए जहाँ सस्ती चीज़ें मिले वो सस्ती चीज़ें खरीदनी चाहिए। आप वाघा बॉर्डर थोड़ा क्रॉस कर लें, वो चीज़ें इंतहाई सस्ती मिल रही हैं वहाँ से, तो वहाँ से लें आप चीज़ें, अपने लोगों को फ़ायदा दें, फ़ायदा पहुँचाएँ, मतवाज़न पॉलिसी अपनी अपनाएं, ठीक है ना। ना किसी के नज़रिए को छेड़े, ना अपना नज़रिया बदले, मतवाज़न नज़रिया रखें जिसमें मुल्क कायम रहना चाहिए, ठीक है ना। आप फिरकावारी ख़त्म करें, रियासती सतह पर मतवाज़न पॉलिसी अपनाएं, ठीक है, मतवाज़न असूल अपनाएं, खारजा पॉलिसी को अपनी बेहतर करें। मतवाज़न असल में होनी चाहिए, मतवाज़न होनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सरताज। चले दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, बात कहाँ थी और बात कहाँ पे पहुँच गई। खैर देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ठीक है, और ये अभी और लंबी लड़ाई चलेगी। अगर जल्दी इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो ये लड़ाई अभी और लंबी खींचनी है, और रशिया भी पूरे मूड में खींचते रहे, ठीक, कोई बात नहीं। उसने पूरे अमेरिका को और इनको उलझाए तो रखा है, और ये उलझे हुए हैं तो उधर अमेरिका और चाइना में ज़्यादा लफड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका इधर उलझा रहेगा वो नया फ्रंट नहीं खोलेगा चाइना की तरफ, तो चाइना का भी फायदा है। तो भी सोच रहा है कि हाँ ठीक है, हम भी सप्लाई कर रहे हैं रशिया को वेपन, कोई बात नहीं, लटकाए रखो लटकाए रखो लटकाए रखो। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात कि नुकसान इसमें सबसे ज्यादा किसका हुआ? कॉमेडियन जेलेंस्की का हुआ। अब जेलेंस्की को लग रहा है कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अब उसको दिख कौन रहा है? तो उसको भारत दिख रहा है, उसको पीएम मोदी दिख रहा है, क्योंकि उसे ये दिखा था कि पीएम मोदी के अलावा दुनिया के किसी लीडर ने पुतिन को उनके मुंह पर यह नहीं कहा कि यह वॉर का टाइम नहीं है, ऑन कैमरा। और पुतिन भी भारत के पीएम मोदी की अक्सर तारीफें करते रहते हैं, अक्सर। और वैसे भी भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। तो जेलेंस्की को यह लगता है कि अगर कोई लड़ाई हमारे ऊपर से हटवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी हैं। और जेलेंस्की को यह भी पता चल गया कि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने वाला था, और वो अटैक नहीं हुआ तो इसमें बहुत बड़ा रोल भारत का और भारतीय पीएम मोदी का था। और ये बात भारत से नहीं आई है, ये बात अमेरिकन मीडिया में आई, अमेरिका की तरफ से आई। तब जेलेंस्की को लगा कि यार ये तो गड़बड़ कर दी थी मैंने, अब संबंध थोड़ा और ठीक सुधारो, बीच में खराब कर लिए थे तो अब ठीक करो। इसीलिए उसने फोन किया पीएम मोदी को। उसके बाद पुतिन साहब ने भी फोन किया, और जेलेंस्की ने भी कहा और पुतिन ने भी कहा कि भैया आप पोस्ट इलेक्शंस, जब ये हमारे लोकसभा इलेक्शंस हो जाएंगे तो अगर वो जीत जाएंगे, मतलब इंडिकेशंस हैं, तो पोस्ट इलेक्शन आप आइए हमारे यहाँ, यूक्रेन भी आइए और रशिया में भी आइए, तो वहां पे कराई जाएगी मांडवाली, कि किसी तरह ये लड़ाई खत्म की जा सके। हजारों जान जा चुकी है, लड़ाई वैसे ये भी खत्म होनी चाहिए भाई, फिलिस्तीन वाली जो हमास और इजराइल के बीच है। लेकिन ये तब खत्म होगी या तो सारे हमास के वाले सरेंडर कर दें, जो उनके लीडर उधर कतर उतर में बैठे हैं वो, या फिर इजराइल उनका खात्मा कर दे, तभी होगा ये।
तो कुल जमा बात यह है कि वाकई ये वक्त लड़ाइयों का नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो भाई सुनने वाला कोई नहीं है ना। अगर आप मेरे ऊपर अटैक करोगे, अब जैसे रशिया ने कह दिया कि इस्लामिक टेररिज्म है, अब वो आईएसआईएस को छोड़ देंगे क्या? अब वो घेर घेर कर मारेंगे, और उनका भी भरोसा मुसलमानों से टूट रहा है। समझ रहे हैं ना, ये बात भरोसे वाली। अब चाहे लाख कोई कहता रहे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन भाई आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही मजहब का क्यों निकलता है? 99.99%। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मज़हब भी है जो सब जानते हैं और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने अब गरेबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मज़हब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मज़हब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना ये अब फेक आइडियोलॉजीज़ हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान है, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं और इस्लामिक कम्युनिटी को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर आप कट्टरता फैला रहे हैं तो सामने वाले की कट्टरता भी बढ़ा रहे हैं आप, और सामने वाला भी कम नहीं है। आपको लगता है कि आप अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। ये सब फालतू की बातें ना सोचना बंद कर दीजिए। रशिया से आपको पता है निकालना चालू हो गया मामला, रशिया से मुसलमानों को भगाना चालू हो गया। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास ना आ रहा हो, लेकिन देख लीजिएगा। तो जरा सोचिए कि हर वो नॉन मुस्लिम कंट्री जहां पर आप जाकर पंगे कर रहे हैं, हर वो नॉन मुस्लिम कंट्री आपको भगाना चालू कर दे। आप जिस देश से आए हैं उसी देश में भगाएगी वो। देखिएगा, होगा, ये होगा और हो रहा है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? जिस देश में आपको नौकरी नहीं मिल रही, जिस देश से भागकर आप अच्छी जिंदगी की चाहत में दूसरे देश में गए, वहां से भी भगाए जाएंगे तो क्या होगा? यह आप लोगों को सोचना है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।